ओके, तो आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इससे कोई डिस्टेंस आर पर, कोई डिस्टेंस आर कुछ भी हो सकता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, आर इनके दरमियान का डिस्टेंस का के जो है वो कांस्टेंट है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यानी कि इतनी वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट से अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। और हमने कैसे निकाला? यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है एंड टेस्ट चार्ज को देखा हमने, यहाँ पर वो सीधा मूव कर गया यहाँ से, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंप्यूट कर दिया, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हम? अगर नेगेटिव चार्ज होता, वही फॉर्मूला तो वही रहता, आर डिस्टेंस पे आगे फॉर्मूला सेम रहता, और डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टूवर्ड्स आती, ठीक है। तो अगर मैं आपको चार्ज दे दूं और डिस्टेंस दे दूं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन दोनों किसी पॉइंट पर बता सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज, एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड समझ होना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ 90 बनता है, राइट। लेट्स बोल दें ये साइड ए के बराबर है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं कोई भी नंबर नहीं लिख सकता, तो मैंने कोई कांस्टेंट बोल दिया जो अल्फाबेट है, ओके। इसको मैं बोल दूंगा बी, लेट्स से बी, और इसको बोल दिया सी, ठीक है। तो ये वाली साइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज कहते हैं इस साइड को, हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं हम बेस, और इसे क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर, ठीक है, पता होगा। दूसरी बात, अगर इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर बेस क्या है? बी है, मतलब बेस ये आ गई, बेस बी हो गई, हाइपोटेन्यूज ए हो गया। ये खुद किसके बराबर है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इस जगह रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं बी ओवर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर बी है और हाइपोटेन्यूज ए है, और ए खुद किसके बराबर? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। पहले आपको इतनी थोड़ी सी बेसिक्स होनी चाहिए, देन हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक बेसिकली अरेंजमेंट है बिटवीन टू चार्जेस, ओके। क्या है ये? एक अरेंजमेंट है। अब कैसी अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट कैसी है? एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, और ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, स्मॉल डिस्टेंस होता है असल में, कुछ डिस्टेंस डी पे रखे हुए हैं। तो इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल is an arrangement किसके अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट किसका है? दो चार्जेस का अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस टू अपोजिट चार्जेस,
बोलना है क्योंकि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर पॉजिटिव बोलूं और ये भी पॉजिटिव बोलूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, टू अपोजिट, अपोजिट मतलब एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड। बता, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान में कोई डिस्टेंस। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से Q1 है चार्ज, अगर Q1 का मैग्नीट्यूड 10 कूलम है तो इसका भी नेगेटिव चार्ज का भी 10 कूलम होना चाहिए जो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ये 5 कूलम है तो ये भी -5 होना चाहिए, वरना ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, दो अपोजिट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो अपोजिटली चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ओके। इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्ज of equal magnitude separated by small distance, ओके। तो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है किस चीज का, दो अपोजिट चार्जेस का जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और सेपरेट होंगे वो कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो हमने खुद डिफाइन की है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टर्म क्या आती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये क्या चीज है, मोमेंट, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बताता है कि डायपोल की कितनी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्टार्ट होती है क्या, पॉजिटिव से। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बनाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव से खत्म होती है। अब इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और प्लस इसकी ओरिएंटेशन कैसे है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताता है। वो कैसे बनाता है अब बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताता क्या है हमें, इट टेल्स अबाउट its strength of dipole and orientation of dipole, orientation of dipole। ओरिएंटेशन का क्या मतलब, अब ओरिएंटेशन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कोई कॉन्सेप्ट है नहीं लेकिन हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, सही है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी कहां से कहां होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन is from negative to positive charge, ठीक है। मैं अब बनाते, ठीक है। क्या क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बताता है, डायपोल की ओरिएंटेशन। अब देखें मैंने क्या बताया, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन
ये होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, टी सिंबल से। ठीक है, टी सिंबल से डिनोट करते हैं, इसी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। इन केस मैं बोलूं डायपोल की डायरेक्शन यू है, डायपोल की डायरेक्शन मैंने यू कर दी, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने यू कर दी, तो मैंने क्या बताया, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप बताएं, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान में डिस्टेंस है कुछ डी, तो ये डायपोल ही बन गया। अब ये डायपोल की पोजीशन बताया कि किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर मैं डायपोल मोमेंट डायरेक्शन यूं कर दूंगा, अगर डायपोल मोमेंट डायरेक्शन मैंने यूं कर दी, तो स्टार्ट कहां से होता है, ये नेगेटिव से, एंड कहां होता है, पॉजिटिव से। ठीक है, अगर डायपोल की डायरेक्शन मैं यूं कर दूं, तो स्टार्ट कहां होगा, नेगेटिव से, एंड होगा पॉजिटिव से। तो ये बेसिकली हमें डायपोल की पोजीशन बता दी, तो इसका मतलब यही है ओरिएंटेशन। ओके, अगर मैं बोल लूं डायपोल की डायरेक्शन कुछ यूं हो गई, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन यूं हो गई, ओके, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन यूं हो गई, तो अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर, पॉजिटिव चार्ज यहां पर, तो डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक। ओरिएंटेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्ट्रेंथ बेसिकली किससे पता लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने किससे पता लगाई थी, फॉर्मूले से। तो डायपोल की स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी, फॉर्मूले से ऑब्वियसली। तो इसका फॉर्मूला भी हमने डिफाइन किया हुआ है, वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू डी। डी क्या है मेरे पास, इनके दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस, और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, यानी कि ये ऑब्वियसली टाइम कूलम है और ये माइनस टाइम कूलम है, तो मैं सिर्फ टाइम कूलम रख दूंगा और डायपोल की डायरेक्शन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, लेट्स से ये 10 कूलम है, और लेट्स से मैं बोल दूं 10 मीटर के डिस्टेंस इनको देना, तो 10 10 100, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या आएगी, यहीं से निकालना है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर, इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम मीटर। तो इसकी यूनिट इज कूलम मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड इतनी ज्यादा बनेगी। ठीक है, और उसकी वजह से अगर Q ज्यादा होगा तो P भी ज्यादा होगा। तो P जो है वो स्ट्रेंथ बता रही है डायपोल की, डायपोल की अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर पा रहा है, और ओरिएंटेशन किस पोजीशन में ओरिएंटेड है। ठीक है, अब इसके बाद हमें काम करना है, हमें क्या काम करना है कि इसको बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास वही डायपोल है, क्या करते हैं, डायपोल है ये, और एक ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कहां से आते हैं, यहां से इस डायरेक्शन P। अब मुझे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डी टू डायपोल। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे इस वाली लाइन के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये जो लाइन इनके सेंटर से पास हो रही है ना, ये लाइन, ये बिल्कुल सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, ये पूरा इस वाली लाइन के अलाउंग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसे मैं क्या कहता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहता हूँ। कैसे, कि ये जो लाइन है, जिस लाइन के अलाउंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन को, और परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये अगर ये चीज है, फॉर एग्जांपल ये है, तो मेरी उंगली और पेन के दरमियान कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसे कह रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये लाइन इस लाइन को कट कर रही है, किससे, 90 डिग्री पे कट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किस पे, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ आ गई, हमारे क्या गोल है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस लाइन के अलाउंग, यहाँ नहीं निकालनी, सिर्फ यहाँ पर निकालनी है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं वो फॉर्मूला निकालना है हमें। ओके, ओके, तो अब हमने निकालना है फॉर्मूला। तो सबसे पहले कुछ अजम्पशंस होंगी, वो देख लेते हैं क्या क्या अजम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है। एक का मैग्नीट्यूड मैं बोल दूंगा क्यू, और दूसरे का भी बराबर है तो माइनस भी बोल सकता हूँ, यानी कि अगर एक 10 है तो मैं एक -10 कूलम बोल सकता हूँ ना, ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे, नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, अभी अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मैं ये बोल सकता हूँ इनके सेंटर से लेकर यहाँ का डिस्टेंस डी है, इसका डिस्टेंस डी है। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, d/2 बोल सकता हूँ इसे, और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को d/2 बोल सकता हूँ मैं। अगर इन केस ये 20 मीटर का डिस्टेंस है, अगर इनके दरमियान 20 मीटर का डिस्टेंस है तो इनके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कि आधा, यानी कि 10 मीटर, और ये 10 मीटर तो ये 20 हो जाएगा। तो ये डी है तो ये d/2, ये d/2, सही है। ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, डी लिखेंगे d/2, यहाँ से d/2, यहाँ से d/2, बात है जी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन के अलाउ कुछ यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर y डिस्टेंस ऊपर कुछ भी वैल्यू है, मैंने बोल दिया y, ठीक है, कोई भी मैंने बोल दिया y, कोई डिस्टेंस ऊपर, यहां से ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। अब यहां से ये जो पॉइंट है, पॉइंट से लेकर चार्ज तक के डिस्टेंस को मैंने पहले भी क्या बोला था, मैंने r बोल दिया, सही है। और यहां से भी डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, r बोल दिया। ओके, तो आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। एक ये वाला, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस y, और ये डिस्टेंस r, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, इस वाले चार्ज की वजह से कुछ इस साइड पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये आ गया, राइट। और इसको थोड़ा सा नीचे करके बना लूं, ये वाई डिस्टेंस, सही, ये वाई डिस्टेंस, ठीक है। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसके टूवर्ड्स होगी, तो मैं इसको यूं बना सकता हूं, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से लेट्स से E1 हो गई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, क्या हो गई, E1 हो गई, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इसके टूवर्ड्स होगी तो E2, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चला, हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज को देखा और पॉजिटिव चार्ज ये उधर जा रहा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और एक पॉइंट पे लग रही है दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इनको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो इसके मुझे कंपोनेंट्स में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक बात भी ध्यान में रख लें कि फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, राइट, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए। अगर यहां से एंगल थीटा मुझे पता है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, जहां थीटा है वहां कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। इनकेस मैं बोल दूं यहां पर थीटा है और ए ये है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, ठीक है। जहां थीटा वहां पर कॉस वाला कंपोनेंट और इसके अपोजिट साइन वाला कंपोनेंट, ठीक है। ओके, ओके,
देन अब मुझे इनको रिजॉल्व करना है, इस पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, देखें यहां पर अगर यहां पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है। अगर सिमेट्री से मुझे अंदाजा हो रहा है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा ही होगा। मुझे सिमेट्री से नजर भी आ रहा है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये इस लाइन के ही अलोंग आ रहा है ना बेटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, इस लाइन के अलोंग आ रहा है, सही है। अब इन दोनों वेक्टर को आप इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखें करते हैं, ये वाले इस वाले का कंपोनेंट पहले देख लेते हैं। ये वाला होगा एक, तो क्या होगा ये E1 cos थीटा, सही है। और E2 का भी कंपोनेंट इसी लाइन में होगा, E1 cos थीटा की डायरेक्शन में होगा, तो मैं बोल दूंगा E2 cos थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, उसका अगला वाला कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर, यानी कि E1 cos थीटा का ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां से बनाने की कोशिश करता हूं, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, E1 sin थीटा, ठीक है। और ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या है, E2 cos थीटा वाला ये, और नीचे sin थीटा वाला। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा का, लिख लो यहाँ पर एरो बना के रखो, E2 sin थीटा, सही है। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो अब देखें ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे की, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यही सपोर्ट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे राइट वर्ड मिलेगी, तो राइट वर्ड, हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे राइट वर्ड मिलेगी। तो इनकेस मैं अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो टेस्ट चार्ज इंस्टेड वो यू निकले, वो कैसे निकलेगा, यू निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई अजम्पशंस है क्या हमने कंसीडर किया है, कंसीडर टू opposite charges of equal magnitude separated by distance। किस डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया है, d/2 तो टोटल लगा लेंगे तो d हो जाएगा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ओके, अब देखें इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो क्या बनेगी मेरे पास, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा इस पॉइंट पे E नेट, लेट्स से ये पॉइंट P है, लेट्स से पॉइंट P, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए और सिर्फ कॉस वाले ही होंगे, और वो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे वेक्टर से। तो E नेट एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सही है, E2 cos थीटा। अब E1 E2 निकालने में ये चार्ज है, ये इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे, तो E1 निकल के आ सकता है मेरे पास, कैसे निकाल सकता हूँ E1 कैसे आ जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू k क्यू ओवर r स्क्वायर, के क्यू ओवर r स्क्वायर, ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा मेरे पास, आप बताएं, यहां से सेम ही मैग्नीट्यूड रहेगा क्या, E2 इज इक्वल्स टू क्यू ओवर r स्क्वायर। मैं Q1 Q2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, यहां पर पुट कर दें,
तो क्या हो जाएगा मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू K Q ओवर R स्क्वायर कॉस थीटा प्लस K Q ओवर R स्क्वायर कॉस थीटा। ये दोनों सेम सेम चीजें, इन्हें ऐड कर सकता हूं मैं, ऐड कर सकता हूं तो ऐड कर दें। तो ई नेट इज इक्वल टू 2K Q ओवर R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। ये जो कॉस थीटा है ना यहाँ पर, ये निकालनी है और आर। अब मुझे ये बात बताएं, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो मैं इसको बड़ा करके थोड़ा सा बना लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। मैं क्या किया मैंने, एक ये ओके, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो मैं ये आर लिख सकता हूँ, मैंने आर लिख दिया। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास क्या है, डी बाई टू, तो डी बाई टू लिख देता हूँ, डी बाई टू यहाँ लिख देता हूँ। और ये वाला डिस्टेंस मैंने क्या एज्यूम किया था, वाई एज्यूम किया था। ये मेरे पास थीटा था, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सामने साइड हाइपोटेन्यूज। ओके, अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाया था, तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हुआ, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r is equals to स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई एंड डी बाई टू। दूसरी चीज, यहां से अगर कॉस थीटा निकालूं तो क्या आएगा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस यहाँ पर ये है डी बाई टू, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं डी बाई टू, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, आर है। ओके, और आर खुद किसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई टू और आर स्क्वायर पे यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने दो चीजें पता होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, डी बाई टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा भी है और यहाँ पर आर भी है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ई नेट क्या आ गई मेरे पास, ई नेट इज इक्वल्स टू 2K Q। अभी आर की वैल्यू को मैंने छेड़ा, अभी आर की वैल्यू को ऐसे लिखा, आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये मैंने निकाल ली कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से, तो ये हो जाएगी डी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू का भी मैंने शेयर, सही है। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कि कंफ्यूज ना। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखें, ई नेट इज इक्वल्स टू, मैं डी बाई टू को अलग करके लिख रहा हूँ, वन ओवर आर लिख लेता हूँ, और इसको वो कर लेता हूँ, खैर छोड़ें, इसको आर ही लेते, 2K Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, डी बाई टू को अलग करके लिख लिया, डी बाई टू को अलग कर लिया, और ये तो वैसे ही आर के बराबर है, तो मैं आर ही लिख रहा हूँ इसको, वन ओवर आर। ठीक है, अब ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर स्क्वायर है, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में हो रही है, तो आर की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो ई नेट जो बराबर आएगी मेरे पास, वो किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी के Q
डी ओवर आर क्यूब। आर क्यूब कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाला आर और ये वाला आर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और ये टू एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, बस हमारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट ड्राइव हो गया। आर की वैल्यू अब पुट करें, पहले आप नहीं पुट करिएगा। अब आर की वैल्यू क्या निकाली हुई थी हमने, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू डी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और इस पे होल क्यूब। होल क्यूब क्यों लिखा, डी बाई टू, पहले तो आर की वैल्यू खुद रूट के बराबर है और आर की वैल्यू क्यूब। अब देखें जब स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट की पावर खुद भी 1/2 होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और ये मैं लिख लूँ 1/2। इसको 1/2 लिख सकता हूँ मैं, तो इसकी जगह 1/2 लिखता हूँ मैं। तो ई नेट क्या हो जाएगी मेरे पास, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू डी ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और जब 1/2 हटाऊंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2, क्योंकि ये 1/2 है ना, तो यहाँ से 3, मतलब ये यूं है ना, 3 था, तो जिससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 3 और 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आगे यहाँ पे 3/2। तो हमारे पास, सो बेसिकली ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्यू डी मैंने अभी आपको बताया था, क्यू डी किसके बराबर था, क्यू डी किसके बराबर था, तो सिंस P इज इक्वल्स टू क्यू डी, तो क्यू डी की जगह मैं P पुट कर दूंगा, तो यहां पर लिख रहा हूं, तो ई नेट इज इक्वल्स टू के पी बाय वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2। ओके, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि अगर आपको डायपोल के इस वाले एक्सिस के अलाउंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से फॉर्मूला वैलिड नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो होता है ये बहुत कम होता है, तो अभी डिस्टेंस वाली अप्रोक्सीमेशन हम अप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस जब छोटा होता है तो इस फॉर्मूले में कुछ अरेंजमेंट होती है। ठीक है, पहले मिटा देता हूं मैं। ओके, ओके, तो अभी हमने जो डिराइव किया था फॉर्मूला वो ये था, टर्म समझ लें, क्यू नेट इस वाली लाइन के अलाउंग, इस परपेंडिकुलर लाइन के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, के जो है वो कांस्टेंट है, पी डायपोल मोमेंट क्यू डी के बराबर होता है, वाई क्या था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि इस लाइन से, इनिशियल लाइन से यहाँ ऊपर तक का कितना डिस्टेंस है, वाई, डी डिस्टेंस बिटवीन देम एंड टू तो है कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको, ये डी जो होता है, ये इनके दरमियान का डी है वो बहुत छोटा होता है। अब देखें, अगर डी की वैल्यू को मैं बहुत छोटा कर दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर d की वैल्यू 0.0001 है और y की वैल्यू 100 है, तो y के आगे तो d की कोई औकात ही नहीं, सही है ना, तो हम d को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंसान है और इंसान चूटी को देखें तो इंसान चूटी को इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो y की वैल्यू काफी बड़ी है और d की वैल्यू बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से हम d को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यही करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ y इज ग्रेटर देन d, यानी कि y ये वाला डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू d, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो d है, जो मेरे पास y है, वो अप्रोच करेगा किसको, 0 का अप्रोच करेगा, ओ सॉरी d अप्रोच करेगा 0, d अप्रोच करेगा किसको,
जीरो को, तो मैं इस पूरी टर्म को क्या कर दूंगा, इस फॉर्मूले में जीरो कर दूंगा। वहीं करते हैं जीरो, इस जगह जीरो पुट करते हैं। तो ई नेट इज इक्वल्स टू के पी बाय वाई स्क्वायर प्लस 0/2 होल स्क्वायर 3/2। सही है। ये चीज जीरो खत्म ही हो गई, ये चीज तो पूरी। तो ई नेट इज इक्वल्स टू के पी बाय वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो ई नेट बराबर आ जाएगा मेरे पास किसके, के पी बाय वाई की पावर क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है फॉर डायपोल। ये मैग्नीट्यूड है, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहा मैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पी की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जो है यहाँ पर बना है, क्या कैसे बनेगी, यहाँ पर कैसे बनेगी, पी की डायरेक्शन यू बनेगी। ये किसकी डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये तो इस डायरेक्शन में बन रही थी, यानी कि पी वेक्टर जो है वो यू है, पी वेक्टर जो है वो यू है, और ई वेक्टर जो है वो यू है, ई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अपोजिट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई नेट हटा देता हूं मैं, सिर्फ ई वेक्टर माइनस ऑफ के पी बाय वाई क्यू, ये लिख सकता हूं। नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव शोज ई एंड टी अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है ईच अदर। सही। और के को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले को तो खोलना हो तो के को आप और भी कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0। तो यहाँ पे 1/4πε0 लिखना है। इस फॉर्मूले में खास बात क्या है, खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम यहाँ से दूर जाते जा रहे हैं वो क्यूब के हिसाब से डिक्रीज कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज कर रही है, यानी कि 2 मीटर आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी। अगर 4 मीटर का डिस्टेंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 का स्क्वायर है, यानी कि 16 टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ पर क्यूब के हिसाब से, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि E by Q, यानी कि E is inversely proportional to 1/r³, यानी कि डिक्रीजिंग मोर फास्टर, डिक्रीजिंग मोर फास्टर। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाती है और आर यहाँ पर आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यू डिक्रीज करते हैं। सही है। और अगर आपको कोई बोल दे दो डायपोल्स हैं, उनका डायपोल मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट खुद किसके बराबर होता है, क्यू डी के बराबर होता है, क्यू डी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये तो है कांस्टेंट, आपको डिस्टेंस दे देगा वो भाई 5 मीटर 10 मीटर, तो आप निकालेंगे। कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं आ रही, इस पॉइंट पे नहीं आ रही, सिर्फ इस लाइन के अलावा आ रही है। ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह। ओके।